कूटनैतिक वार्ताएं होती हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं, इनमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने स्ट्रेंथ की बात की जाती है। जो पक्ष बोलता है अपने बल की बात करता है। तो अभी ये एक विचित्र सा चल रहा है मेरी दृष्टि में, मैं पूरी तरह गलत हो सकती हूँ। हम 140 करोड़ के देश हैं, ये बल तो है, लेकिन ये तो हमारा नन्हा सा बल है। हमारा जो बड़ा बल है, बहुत से बल हैं, जिनमें दो चार की चर्चा मैं आज कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कूटनैतिक वार्ताओं में भारत की तरफ से ये बातें कही जानी चाहिए। जैसे कि भाई, हम तो लाखों साल से समृद्ध ही रहे हैं। ये तो भाई तुम्हारे जैसे नालायक हमारे घर आए, अब इसको कैसे कहा जाएगा वो नहीं, हम केवल कंटेंट बता रहे हैं, कहने के बड़े सुंदर ढंग विकसित हो जाएंगे। हम लोग संसार, हम ही लोग नहीं, संसार भर के लोग, ऐसे निकृष्ट लोगों से उनका परिचय नहीं आया था। हमारे इतिहास में दानवों का, राक्षसों का बहुत वर्णन था, लेकिन तुम लोग जैसे निकृष्ट जीव का वर्णन नहीं था। इसलिए एक झटका खा गए और 100 साल का ग्रहण लगा। इसको ना भी कहा जाए तो चलता है, मुख्य कहा जाए। अच्छा, फिर समृद्धि थी, इसको कैसे बताया जाए? सोफिस्टिकेटेड ढंग से बताना है तो प्रमाण सहित बात किया जाए। तो हम अपने ये जो स्थापत्य हमारे आज भी खड़े हैं, इन स्थापत्य को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग चाहिए, तो अब नालंदा को बता देते हैं कि कोई बौद्ध केंद्र था। वहां कोई बौद्ध केंद्र में बुद्धम शरणम गच्छामि थोड़े बता रहे थे भाई, संघम शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि थोड़ी बता रहे थे बौद्ध केंद्र, आप लोग जो समझते हैं। ये जो मेगा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके लिए कैसी इंजीनियरिंग चाहिए? जैसे एक नन्हा सा हम बता रहे हैं, ये जो अपना एलोरा में कैलाश मंदिर है, तो ये जानना कि ये पत्थर ऐसा है, ये चट्टान ऐसी है, ये पर्वत का शिलाखंड ऐसा है कि इसके अंदर तक 100-200 फुट तक कोई दरार नहीं है। इसको 200-250 फीट ऊपर से जान लेना, कैसा भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान है। मैं बहुत थोड़ा जानती हूँ, जानकार लोग इसका बहुत विस्तार कर लेंगे। जैसे चोल साम्राज्य ने एक मंदिर बनवाया, जिसके हर उस पर खंभे पर या अलग अलग जगह से अलग अलग पत्थर से अलग अलग संगीत की ध्वनि है। तो ध्वनि शास्त्र का कैसा ज्ञान? दो, तीसरा, ऐसे मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस तरह का इकोनॉमी में सरप्लस चाहिए, वैसा सरप्लस जनरेट करने के लिए कितने 100 साल का शांति चाहिए। यानी लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नहीं, कोई मियां मरदूद उत्पात नहीं कर रहा है, सब चैन से समृद्धि के काम में लगे हुए हैं। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर और फॉरेन अग्रेशन से मुक्ति के लिए कैसी राजनीति थी? और राजनीति किसी एक राजवंश में तो नहीं थी, कम से कम अमेरिका का जो रॉबर्ट कैपलान बता रहा है, विदेश विभाग वाला, ज्योग्राफी के आधार पर आधे ईरान से लेकर चंपा तक, यहाँ 500-700 राजवंश है। सब राजवंश
ऐसा मेगा काम कर रहे हैं। एक राजवंश, चोल राजवंश, शिपिंग में कहा जा रहा है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस सब पर विस्तार से समकालीन लेखन आज की तारीख में भारत के अभिलेखागारों में तो है ही है, पब्लिश्ड मटेरियल भी इतना अधिक है। और इस पब्लिश्ड मटेरियल पर यूरो अमेरिकन राइटिंग प्रोफ्यूज है। मैंने तो केवल यूरो अमेरिकन राइटिंग पढ़ा है, और स्वाभाविक है मैंने जो पढ़ा है वो शायद 1% भी नहीं पढ़ा है, 0.1% पढ़ा होगा मैंने। उसके आधार पर मैं ये बता रही। इसी प्रकार जिस इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ये इंडो पैसिफिक तो भारत का झील है ना भाई। झील किस अर्थ में? इसमें जो हमारा नेवी और मर्चेंट फ्लीट्स चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं? लाखों साल से चल रहे हैं। प्रभुत प्रमाण आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है। ये यूरो अमेरिकन जो पब्लिकेशन है, जो आर्कियोलॉजी के आधार पर जो लेखन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कम से कम पिछले 50,000 साल से 100 साल छोड़ दिया जाए, अब 125 साल मान लीजिए, तो सब कुछ ऐसा ही था। इसका अर्थ कम से कम 50,000 साल से इनके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर भारत की ये सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, मैं केवल एक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, आर्थिक, तो यानी हमको पूरे इंडो पैसिफिक सी बेड की जानकारी थी, सी करंट्स की जानकारी थी। हमको इस पूरे क्षेत्र में हवाएं कब, कहाँ, कैसे, किधर चलती है, इसकी जानकारी थी। कब कहाँ जहाज चलेगा, कब रुकेगा, कब और किस क्षेत्र में कौन सा जहाज चलेगा। तो जब हम ये बातें करेंगे, और ऐसे सैकड़ों बातें, एक बात मैं तो नन्हा सा एक आध बात, या जैसे एक नन्ही चीज और बता दे, रंगों के बारे में। रंग मतलब केमिकल्स का नॉलेज। रंग तो केमिकल, वो क्या क्या होता है, टेक्निकल शब्द मुझे नहीं आता है, उसके कारण ही रंग बनते। तो जितने रंगों का व्यापक बाजार, व्यापार भारत में, व्यापार का मतलब ट्रेडिंग से नहीं है, उसको बरतने से मतलब, कहाँ कहाँ है? भोजन में रंग, वस्त्र में रंग, मूर्ति में रंग, भित्ति कला में रंग, कपड़े में रंग, मंदिरों में रंग, मूर्तियों में रंग, कथा में रंगों का वर्णन, कविता में रंगों का वर्णन, भगवान के वर्ण का जब वर्णन हो रहा है तो उसमें जो शेड्स की डिटेलिंग आ रही है, और ये सब तो हमारे सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास 150 रंग उसके घर के भीतर था। यानी समृद्धि जो था, जो मैं एक अब उसको संक्षेप में कह रही हूँ, ये समृद्धि लाखों साल, अरे चलो तुम्हारी ही काल गणना पर 50,000 साल, इतने विभिन्न क्षेत्रों में, और सबको सर्वसुलभ। तो इसको करने के लिए कैसी राजनीति, और जो ये राजनीति वाला पूरा मैंने तो पंकज जी से ही थोड़ा बहुत तुतला के सीखा है, लेकिन मैं इनको कहती हूँ आपकी सबसे योग्य शिष्य राजनीति वाले विषय में मैं अब हूं या नहीं हूं पता नहीं। तो ऐसी राजनीति को बताने वाला धर्म, क्योंकि सब कुछ तो धर्मशास्त्र में है। धर्म मुझे आता वाता नहीं है जो दो चार लाइन तुतला के बोल रही। धर्म जो धारण करता है, महाभारत में, रामायण में, अब रामायण वाल्मीकि महाराज लिख रहे हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और उसमें राजनीति के सिद्धांत हैं, और उसमें बता रहे हैं
कि नारद जी जो देवर्षि हैं, जो नित्य नारायण नारायण करते हैं, वो महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में आते हैं और राजनीति शास्त्र पर सभा में मंत्रियों, सभासदों, विदेशियों के सामने महाराज का प्रश्न पूछ के शिक्षण करते। तो ये जो धर्म और अध्यात्म में एक अंतर कर रखा है रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म के अर्थ में, तो हमारे लोगों को जानना चाहिए वहां स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ भूत प्रेत चुड़ैल है और रिलीजन का अर्थ मार काट खून खराबा है। तो धर्म का उच्चारण किए बिना भारतीय डिप्लोमेट दुनिया में एज नहीं प्राप्त कर सकता है। और एज प्राप्त किससे करना है? तीन ही भारत के प्रतिद्वंदी ब्लॉक हैं, यूरो अमेरिकन ब्लॉक यानी क्रिश्चियन रिलीजन वाला ब्लॉक, ये चीन वाला ब्लॉक। अब रूस के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर का सब भूभाग तो रशियन कम्युनिस्ट पीरियड में और उसके पहले के पीरियड में कॉलोनियल ऑक्यूपेशन में आज भी है ना। और ये तिब्बत और शिक्यांग नेहरू ने थमाया था इनको। तो दूसरा ब्लॉक है कम्युनिस्ट ब्लॉक और तीसरा जो इस्लामिक ब्लॉक है। इन तीनों के पास धर्म नहीं है। धर्म नहीं है मतलब राजनीति नहीं है, जिसको हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। तो ये अर्थ राजनीति है, इनके पास नहीं है। इनके पास काम भी नहीं। जीवन में जीवन को सुख और ऐश्वर्य से भर देने की कामना ही नहीं है। ये जो तीनों हैं, कम्युनिज्म गरीबी धिक्कारी, शैलेंद्र भैया ने भी बताया है, मनुष्य को काट के खा जाने, मैंने बताया है। ये भाई 20वीं शताब्दी में ये कम्युनिस्ट शी जिनपिंग वाले में लोगों का पेशाब इकट्ठा करवाता है एक जगह, उस पर एक हरे रंग की काई आती है, काई को चाउन लाई चाट के देखता है, फिर उसका क्या क्या जांच करवाता है, फिर पता नहीं प्रोटीन का कि काहे का ये सोर्स है। तो पेशाब के तालाब की काई को लोगों को खिलाया जाता है। तो धर्म शब्द को त्याग कर इंडियन डिप्लोमैट्स काम तो नहीं बनेगा। आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है धर्म। अब इसको मॉडर्न भाषा में ही आप लोग को बतियाना है, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। यहाँ ये तीनों मार खाए हुए हैं। ये जो इस्लाम कुरान के नाम वाले मुनाफिक और मुशरिक है, क्या मार खाए हुए हैं? इनके अपने अनुसार एक 2000 साल पुराना है, एक 1400 साल पुराना है और एक 150 साल पुराना है, इनके अपने अनुसार। और हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी इनके अनुसार कम से कम 50,000 साल की इस ऐश्वर्य वाली, और हमारे अपने अनुसार लाखों साल वाली। एक और बताकर हम बात बंद कर रहे, इनको बात करना होगा। हमारे जो मूर्तियां हैं, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, घोड़ा और हाथी, घोड़े और हाथी ने जो आभूषण पहने हुए हैं, केवल तब नहीं, 1947 तक, 1947 नहीं, 2025 में भी जयपुर में, उदयपुर में, मैसूर में, 3 जगह तो मेरी जानकारी ऐसे कम से कम 100 जगह हमारे ही घर में। हम लोग सामान्य ही व्यापारी कहे जाएंगे भारत के हिसाब से। घोड़े का 2-2.5 मन का तो चांदी का गहना है, जिसमें करीब आधे मन वाले गहने पर सोने की पॉलिश है। और जो घोड़े को उड़ाया गया हुआ, तो क्या बोलते, दुशाला या शॉल या कारपेट, वो चांदी के तार और सोने की तार का बना हुआ आज भी घर में रखा हुआ। तो रजवाड़ों की बात, और ये तो महाराजाओं की बात कर रहे हैं। हमको बात करना होगा ऐसा ऐश्वर्य कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी है। तो ऐसा ऐश्वर्य कैसे है? डेवलपमेंट मत बोलो भाई, ग्रोथ मत बोलो भाई, बंद करो भाई विकसित विकसित कहना। समृद्धि और ऐश्वर्य की विपुलता अनंत काल से
हाथी और घोड़ा और सिंह और राजा रवि वर्मा का पेंटिंग बना रहे हैं। 1900 हो गया है ना पंकज जी, हाँ, 1890 बिल्कुल। तो 5-10 तक रवि वर्मा पेंटिंग बना रहे हैं। तो जो पेंटिंग में वो 20वीं शताब्दी के भारत के साहूकारों की पेंटिंग बना रहे हैं और केरल के ठीक ठाक समृद्ध घर की स्त्रियों की पेंटिंग बना रहे हैं। 20वीं शताब्दी क्या है? भारत का एकदम गिरा हुआ, तुम्हारे अनुसार 3-4% का ग्रोथ। उस समय राजा रवि वर्मा जो गहने पेंट से बना रहे हैं, और वो अत्यंत कठिन काम है। राजा का नहीं बना रहे, वॉयसराय का नहीं बना रहे, ये विक्टोरिया और एलिजाबेथ वगैरह का नहीं बना रहे। भारत के उस समय कोई 5-7-10 हजार साहूकार है, महाजन है, उसमें किसी एक का, उसके गहने का दाम, कंटिन्यूटी ऑफ समृद्धि और ऐश्वर्य। एक बात मैंने बार बार बताया है, इंदौर महाराज दादाजी को, यानी 20वीं शताब्दी, यानी कोई 1940-42 के आसपास की बात है। दादाजी कपड़ा बेचने गए हैं, घोड़ा कुछ कष्ट में था, दादाजी ने घोड़े का कोई बता दिया उपाय, घोड़े को आराम हो गया। इंदौर महाराज ने घोड़े का पन्ने का हार दादाजी को दे दिया। ये कहानी मुझे कैसे पता चली? वो हार मेरा भाई लाके दिया कि दादाजी दिए। हम बोले हम नहीं पहनेंगे ऐसा बेकार सा, ये तो लग रहा है कोई घोड़ा पहनता है। तो भाई ने कहा हाँ, घोड़े का ही हार है और ये कहानी है। यानी 1940 के आसपास भारत का घोड़ा, और तुम भारत का क्या बता रहे हो? जीडीपी 2%, 3% दुनिया के जीडीपी का तुम्हारा फर्जीवाड़ा। और वो हार जिसकी कीमत आज 2-2.5 करोड़ होगी, वो राजा ने यूं ही उठा के एक ऐसे ही व्यापारी को दे दिया जिसने उस घोड़े का इलाज बताया। यानी अच्छा भला आदमी 1000-1500 जो देगा, वो कीमत 1940 में इंदौर के राजा के पास। और इंदौर के राजा 1940 में क्या रहे होंगे? बड़ौदा महाराज के सामने, दरभंगा महाराज के सामने, श्रीनगर महाराज हरि सिंह के सामने, पूरा तिब्बत, कितना विशाल साम्राज्य है कश्मीर का। तो जो मेरे कहने का है कि जब मॉडर्न भाषा में ये कहा जा रहा है कि मेजर शिफ्ट हो रहा है, मेजर शिफ्ट भारत के पक्ष में हो रहा है, तो भारत अपने डिप्लोमेटिक टॉक्स में केवल यही कहेगा कि हम 140 करोड़ के देश हैं। ये शोभा देता है हमको सदा? अब वो अमेरिका क्या कह रहा है? हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका क्या कह रहा है? हम डेमोक्रेटिक है, तुम डेमोक्रेटिक हो। अरे तुम तो जेनोसाइड करने वाले हो भाई, तुम तो देश हो ही नहीं भाई। तुम तो यूरोप वाले जाके अपने उस स्थान पर कब्जा करके वहां के मूल निवासियों को रिजर्वेशन में भर रखे हो। तुम्हारा डेमोक्रेसी से क्या लेना देना? ये हम कब कह पाएंगे? जब हम अपनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को लगातार रेखांकित करें। तो वो बात ठीक है, हमारे डिप्लोमैट नहीं कहेंगे, लेकिन वो बात चलो सोशल मीडिया ही सही, जितना आता है उतने सही, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स को तो इन चीजों को जानना पड़ेगा। ये भी तो कहना पड़ेगा कि हम वो भारत है जो बिना किसी ज्यादा झंझट के 46 करोड़ या कितने करोड़ लोगों को एक स्थान पर स्नान करा दिए। 46 करोड़ से ज्यादा है ना भैया कुंभ स्नान? कुछ 68 ज्यादा करोड़ है दी, भैया, 68। 68 करोड़।
अब ये हाँ 68 करोड़ का जो लॉजिस्टिक बनता है, मेरे दिमाग से एक नन्हा सा जो मुझे सूझा, हम और शैलेंद्र भैया गए थे। रीवा से प्रयाग 4 घंटे का रास्ता है और 19 घंटे हम लोग थे और बड़े आनंद से थे। एक आदमी के चेहरे पे तनाव नहीं था। तो पुलिस वालों ने बोला जितने लोग वहां से निकलते हैं उतने लोगों को छोड़ा जाता है जाने के लिए। और एरियल फोटो आ रहा था, प्रयाग जाने के सभी मार्ग पर वाहन हैं। तो मेरे ये दिमाग में आया, एक साथ कम से कम 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लोग हर समय मेला क्षेत्र में हैं। इन लोगों को सब चीजों की सप्लाई कहां से हो रही? रोड मार्ग तो ब्लॉक है, एरियल सप्लाई का कोई वहां दिखाई नहीं दिया और नदी भी ब्लॉक है स्नानार्थियों से। तो हम अपने सिविलाइजेशनल असेट्स की बात देखिए। जी भैया कहिए। दीदी, एक बार आप ना बाहर जाके फिर आ जाइए, वो आपका अच्छा नेट का कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, हाँ तब तक आप बोलिए, जी जी जी। तब तक बोलिए। नहीं वो और गड़बड़ पंकज हो जी तब जाएगा। तक कुछ। हाँ नहीं नहीं, आप ही बोलिए, वो जाने आने में और गड़बड़ ना हो जाए। चलो चली गई, अब तो आप बोलिए कुछ तो आ जाएंगी मेला ना पर एक आधे मिनट में। हाँ तो मेला पर बोलिए, कुछ बोल रहे थे ना। नहीं, आपका पूरा नेट ही गड़बड़ है, आपकी भी आवाज ठीक नहीं आ रही है। अब उसका तो कोई अब उपाय नहीं है, ठीक है। पानी पानी बरसा है ना यहाँ। अच्छा, दीदी अब आ रही, आज दीदी आ गई जी। दीदी अब बोलिए बोलिए बोलिए। जी, वो बोलिए दीदी। मैसेज दीजिए। तो वो जो लॉजिस्टिक की हैंडलिंग हुई होगी, और ये हुआ है हमारा जनवरी फरवरी पूरा, और मार्च भी 5-6 तारीख तक था, और अप्रैल में है पहलगाम, 1 महीने बाद। और पहलगाम में बातें आ गई है, पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट है, हरकत में यूएसए और चीन है। तो ये यूएसए और चीन क्या कुंभ मेले में सक्रिय नहीं है? देश भर के आतंकवादी और संसार भर के मियां आतंकवादी क्या सक्रिय नहीं है? तो क्या ऐसा इवेंट का एक फ्रैक्शन भी संयुक्त राज्य अमेरिका या शी जिनपिंग वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती है? हमको अपने सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ की बात करते ही सबका मुंह बौक की नियर हो जाए। और ये मैं तो नन्हे नन्हे बात बता रही हूँ, केवल कुंभ मेले के लॉजिस्टिक्स पर बात हो जाए कि रोज कितना क्विंटल तो मसाला आ रहा होगा भाई, 1-8 क्विंटल तो जीरे का छौंक लग रहा होगा। क्यों शैलेंद्र भैया? 2-4 करोड़ आदमी अगर खा रहे हैं तो 1-8 क्विंटल तो जीरा राई लगा होगा। और घी तेल कढ़ाई बर्तन गैस का चूल्हा और सिलेंडर, और उतने लोग जो टट्टी कर रहे थे 2 करोड़ लोग, उसका मैनेजमेंट यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बदबू नहीं आई है। हम लोग गए हैं कुंभ मेला यानी 30 दिन खत्म होने के बाद, हम लोग गए माघ के बाद फागुन में, फागुन वाले स्नान में, कहीं कुछ नहीं। वी हैव टू टॉक अबाउट, खाली ये शोभा नहीं देता 140 करोड़, 140 करोड़, और वो नालायकों के पास कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के रिरिया रहा है तो कह रहा है हम डेमोक्रेसी है, तुम डेमोक्रेसी है। हम लोग इतने में बतिया लेंगे, हाँ तुम 40 करोड़ वाले हो, हम 140 करोड़ वाले। हमको अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। हमको मतलब कौन? कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को, कम से कम जिसको स्टेट कहते हैं, स्टेट के हर विंग को, मिलिट्री को, जुडिशियरी को, ब्यूरोक्रेसी को, और जो जो होते हैं। अब एजुकेशन मीडिया में तो भगवत कृपा है मेरे मुंह से ना कुछ कहा जाए। कम से कम उन लोगों को जिनको विदेशियों से
किसी भी प्रकार से डील करना होगा। और एक हमारे बिजनेस वालों, हमारे टॉप वाले जो 2 4 5 10 हजार, क्या मेरी समझ से कम 1 लाख व्यापारी होंगे जो विदेश से डील कर रहे होंगे। उन 1 लाख व्यापारियों को ये सब मटेरियल बना के सप्लाई करना चाहिए। वो सब हमारे एम्बेसडर्स हैं। अगर कल का भविष्य हमारे पक्ष में आ रहा है तो हमको अपने सामर्थ्य और शक्ति के साथ उपस्थित होना चाहिए। सिविलाइजेशनल दैन्य क्यों, वो दैन जो अत्यंत दीन मलिन चर्च वालों ने दिया। अरे दिया तो दिया, वो कैसे मलिन थे ये धर्म मीमांसा मैं आपको सुनाऊंगी। आप लोग घिनघिना के कई लोग भाग जाएंगे और मैं बताऊंगी, शुरुआत करूंगी 19वीं शताब्दी के रानियों से। कहाँ की रानी? इंग्लैंड की रानी। जी जी भैया ने कहा कि उन्होंने शब्द यूज किया युद्धाभ्यास। हाँ हाँ। अब देखिए जो मैं कह रही हूँ, मोदी जी के हिंदी बोलने का असर। अब अगर कोई भी उपयुक्त व्यक्ति ये कहे, ए भैया ये वहां से आ रहे हैं, कहाँ से? गुजरात, जहां द्वारकाधीश बैठे थे, सारे संसारों के डिप्लोमेटों के पिताजी, द्वारकाधीश के गुजरात के ये मोदी जी हैं। जब युद्ध की संपूर्ण तैयारी हो गई तब गए दुर्योधन को कहने 5 गांव दे दो। महारानी द्रौपदी ने रोका तो कहा जाने दो, उसकी मति बिगड़ी हुई है। तो भगवान को पता था ये कुछ उत्पात करेगा और उन्होंने अपना वो विराट क्रुद्ध रूप दिखा के शत्रु के खेमे में आतंक कर दिया। तो भाई ये सब कथा कहानी अब वो लोग ना सुनाए तो अपने लोग सुनाया जाए। मोदी जी द्वारकाधीश की नगरी के हैं ना भाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण वहां का अभिवादन है। जी मेरी बात पूरी हो गई, मैंने लिखा था पूरी।